स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर था क्या? In the last lecture, we have been gone through the topic of working stress method, और this is the lecture number 4 of RCC ना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर हमने एजम्पशंस पढ़ ली थी और समझ ली थी। अब ये जो एजम्पशन थी, हमने 6 एजम्पशन पढ़ी थी, और मैं ये मानता हूं कि एजम्पशन के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा कि पैटर्न क्या रहेगा आगे हमारा तैयारी का, मतलब आरसीसी का। पहले हम लोग वर्किंग स्ट्रेस को कंप्लीट करेंगे, कोशिश करूंगा इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूं। उसके बाद हम लोग एलएसएम को शुरू करेंगे, एलएसएम को भी एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा पार्ट? दोनों की एनालिसिस पार्ट, ताकि आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान दोनों का ले सको। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालिसिस से, वो समझ सको। और उसके बाद हम लोग हर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जैसे बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग। ये पर डिजाइनिंग तो इनकी पढ़नी नहीं है हमको, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं डिजाइनिंग के क्वेश्चन कुछ कुछ कराऊंगा आपको, ताकि कंफर्टेबिलिटी मेंटेन रहे, और क्वेश्चन करने में रिवीजन भी होती है चीजों की, तो वो मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन उनमें इंपॉर्टेंट रहेगा सारा कोडल प्रोविजन। तो चाहे आप लोगों का यहाँ पर आप बात करो एलएसएम की, चाहे डब्ल्यूएसएम की, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कोडल प्रोविजन। सो वी विल बी गोइंग टू हैव द कंसेप्ट ऑफ कोडल प्रोविजन एज वेल। तो पहले दोनों की एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर कोडल प्रोविजन पढ़ेंगे, तो चीजें अच्छे से समझ भी आएंगी और याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा आरसीसी का। तो एजम्पशन हम लोगों ने पढ़ ली थी सारी की सारी। वर्किंग स्ट्रेस की एक एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्रशअप देना चाहूंगा कि कब यूज करते थे। वी यूज इट जनरली जब हमारे पास लोड जो है वो फिक्स रहेगा, और स्ट्रेंथ जो है वो हम रिड्यूस करते थे अब फॉर परमिसिबल वैल्यू। ऐसा हम लोग करते थे। तो परमिसिबल वैल्यू के तहत जो आप लोगों की स्ट्रेंथ आती थी, उसको हम लोग नाम देते थे परमिसिबल स्ट्रेंथ। और ये परमिसिबल स्ट्रेंथ और कुछ नहीं होती थी, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता था FCK बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और याद होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम कंक्रीट की बात करते थे, तो 2 केस आते थे कंक्रीट के अंदर, कि इट कैन बी द केस ऑफ डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, इट कैन बी द केस ऑफ बेंडिंग कॉम्प्रेशन। तो जब डायरेक्ट कॉम्प्रेशन होता था तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 आता था, बेंडिंग कॉम्प्रेशन होता था तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 3 लेकर चलते थे। लास्ट लेक्चर में हमने रीजन भी देखा था कि ऐसा क्यों था। और स्टील के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 1.78 कंसीडर करते हैं। ये हम लोगों का एक बेसिक सा पार्ट था। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को आज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, दैट इज नोन टू बी एज मॉड्यूलर रेशियो, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और मैंने कहा था वीडियो भेजूंगा, वो मैंने भेजी नहीं थी। अभी लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं भेज दूंगा, कृपया करके सारे देखना। 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन सिखाने में बहुत मददगार साबित होगी। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो IS 456 के अकॉर्डिंग 2 तरह से निकाली जाती है, 280/3 सिग्मा CBC, और दूसरा तरीका आता था आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये दोनों ही तरीके हम लोग मॉड्यूलर रेशियो निकालने में कारगर साबित करते थे। नोट करके कुछ बातें मैं आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने जो भी काम किया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जो भी हम लोगों ने काम किया था, उसने जो इलास्टिक मॉडुलस कंसीडर करा था, वो इलास्टिक मॉडुलस जो था वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस था एक तरह का। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने किसी भी तरह से क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को कंसीडर ही नहीं करा था। डज नॉट कंसीडर क्रीप एंड श्रिंकेज इफेक्ट। अब गौर दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर क्रीप और श्रिंकेज इफेक्ट को कंसीडर नहीं करा, तो इनडायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड कंसीडर्स ओनली शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस। भाई लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस अगर कंसीडर करते तो आपको लेना पड़ता फिर वो हिसाब किताब, ऑब्वियसली लेना पड़ता। तो क्या करा, सिर्फ शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस कंसीडर हुआ है और कुछ भी कंसीडर नहीं हो पाया। तो व्हाट आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड
सिर्फ शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस के तहत अपनी एनालिसिस कर रहा था, लॉन्ग टर्म कर नहीं पाया था। क्लियर है। अब आपको एक असम्पशन मैं कल लिखवाना भूल गया था, अभी लिखवा देता हूं। एक असम्पशन थी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, कॉमन सेंस भी है, ये दोनों में काम आती है, चाहे एलएसएम हो चाहे आप लोगों का डब्ल्यूएसएम हो, कि आप लोगों की बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील शुड बी परफेक्ट। बॉन्डिंग बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील शुड बी परफेक्ट। व्हाई? अरे कॉमन सेंस है ना जनाब। आपको एक चीज तो पता है कि अगर बॉन्डिंग टूट गई, मतलब लगाइएगा, इफ बॉन्डिंग ब्रेक्स देन आई कैन डेफिनेटली से स्लिपेज अकर हो जाएगा। आई कैन डेफिनेटली से ना स्लिपेज अकर्स बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। आपके कंक्रीट और स्टील के बीच में स्लिपेज आ जाएगा, जिसके कारण मैं कह सकता हूं क्रैक विल डेवलप। कॉमन है, क्रैक विल डेवलप। एक तो ये रीजन है, क्रैक डेवलप हो सकता है। दूसरा रीजन मैं यहां से ये भी कह सकता हूं, व्हाई डू वी बॉन्डिंग रिक्वायर्स, व्हाई डू वी रिक्वायर्स द बॉन्डिंग। फिर अपने को जरूरत क्या है बॉन्डिंग की? लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से बॉन्डिंग रिक्वायर्स फॉर द अनदर पर्पस ऑल्सो, कि आपके जो लोड है ना वो स्टील पे कभी नहीं आता, डायरेक्ट लोड हमेशा कंक्रीट पे आता है। आपके उस डायरेक्ट लोड को स्टील पे ट्रांसफर करता है तो वो बॉन्डिंग करता है। अगर बॉन्ड अच्छा नहीं है ना तो फिर बातें कर नहीं पाओगे। और अच्छा है, और इंजीनियर लोन साहब के साथ यही हुआ है, बॉन्डिंग टूट गई थी। तो बॉन्डिंग रिक्वायर्स फॉर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसेस। अच्छा, मेरी बातों का आप लोग बुरा मत माना करिए प्लीज, तुम्हारे बड़े भाई जैसा हो और कुछ का छोटा भाई जैसा हो, है ना, तो मजाक की बातें होती है, मतलब बुरा मत मानना मेरी किसी भी बात का आप लोग। क्लियर है? और बुरा लगे तो बता देना, तो और ज्यादा कुछ बोल दूंगा तो इस बात का बुरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बुरा मत मानना। हाँ, हाउ टू इम्प्रूव बॉन्डिंग प्लीज। बेटे तुम पहले पेपर दे लो तो तुम्हारा काम बनेगा। चलो, ये चीज आई, बॉन्डिंग क्यों जरूरी है। अब मैंने कहा बॉन्डिंग अगर परफेक्ट है तो मैं ये बात लिख सकता हूं, अगर मैं किसी भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर के ऊपर, मान लो ये आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, उस कंक्रीट के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने स्टील दे दिया, और ये क्या है, ये पूरा आरसीसी है, आपने कोई एक लोड लगाया, डेफिनेटली मेरे दिल के टुकड़ों मैं ये बात कह सकता हूं कि जब लोड ट्रांसफर हो रहा है और परफेक्ट बॉन्डिंग है, तो जो भी आपका स्टील में स्ट्रेन होगा वो ही आपका कंक्रीट में भी होगा। स्ट्रेन इन स्टील वो कंक्रीट के स्ट्रेन के बराबर होगा। कॉमन सेंस है यार। मैंने कहा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी। और यहां से ना एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉड्यूलर रेशियो की थोड़ी सी बात, अरे बाद में बात करेंगे, अरे बॉन्डिंग बॉन्डिंग का पहले वीर बनो यार। मॉड्यूलर रेशियो का काम क्या है, याद है आप सभी को, मुझे यस चाहिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आप सभी ने पढ़ा था मुझसे फ्लिज्ड बीम के बारे में। जब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को फ्लिज्ड बीम पढ़ाया था। यस चाहिएगा मुझे जबरदस्ती, अब तुम ऐसे मत लिखा करो, मैं भी कुछ भी कह देता हूँ। ये जनरली वुड था और ये जनरली स्टील था। अगर मैं इस पूरे सेक्शन को वुड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो स्टील की जगह मुझे कुछ इस तरीके की वुड देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। और ये जो एक्स्ट्रा एरिया ऑफ द वुड आया है ना, ये एक्स्ट्रा एरिया ऑफ वुड आप कैसे निकालते थे, दैट कन्वर्ट्स विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। तो तुम्हें समझ आया व्हाई डू वी एक्चुअली रिक्वायर द मॉड्यूलर रेशियो। यस चाहिए, एवरीबॉडी शुड हैव टू से यस। मॉड्यूलर रेशियो याद आया कुछ, सोम में पढ़ाया था, और नहीं भी पढ़ाया हो तो अब पढ़ा दिया यार। किसी एक सेक्शन को जब मैं दूसरे सेक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो आपको करना क्या होता है, एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इफ यू नीड टू रिक्वायर टू कन्वर्ट एनी सेक्शन इनटू अनदर सेक्शन, देन यू एक्चुअली नीड सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर दैट पर्पस। वो जो फैक्टर है ना आपका,
वो फैक्टर आप लोगों का कहलाता है मॉड्यूलर रेशियो। बात को समझो जनाब, वो मॉड्यूलर रेशियो कहलाता है। समझ आ रहा है? अब मैंने आप लोगों को कहा कि यहां से मैं एक बात जान सकता हूं, अगर दोनों में